नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, पिछली वीडियो क्लास में अपन ने डीएनए पैकेजिंग की बात कर ली थी और आज अपन स्टार्ट करेंगे डीएनए प्रतिकृतिकरण। तो जो डीएनए प्रतिकृतिकरण होगा तो इसका मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना। तो डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन या अनुवादकरण या ट्रांसलेशन कहलाता है। तो जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण जो होता है ये कोशिका विभाजन के दौरान देखा जाता है कि कोशिका विभाजन में डीएनए की मात्रा बढ़ती है और डीएनए की मात्रा बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, केंद्रक की साइज बढ़ेगी और केंद्रक कोशिका को कोशिका विभाजन के लिए तैयार करता है। तो जो डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो अपन ने कोशिका विभाजन में पढ़ा था। तो कोशिका विभाजन जो होगा वो दो अवस्थाओं में बटा हुआ होता है। पहली जो अवस्था होती है उसमें अंतरावस्था, दूसरी जो अवस्था होगी वह एम अवस्था। अंतरावस्था में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है और एम अवस्था में विभाजन होगा, यानी कि एम अवस्था के दौरान कैरियोकाइनेसिस होता है। तो अंतरावस्था तीन भागों में बटी हुई होती है, G1, S, G2। तो अपन ने इस अवस्था में देखा था कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण या डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है इस अवस्था में। इसी के साथ तारक काय का भी प्रतिकृतिकरण होता है। तो जो डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होगा वह कैसे होता है, डीएनए की जो मात्रा होती है वो डबल कैसे होती है, तो अपन जानेंगे डीएनए प्रतिकृतिकरण के माध्यम से कि किस प्रकार एंजाइमों के द्वारा डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया संपन्न होगी। यानी डीएनए से डीएनए बनना डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहलाता है। तो ये इस अवस्था में होता है अंतरावस्था की। अगर उस डीएनए का प्रतिकृतिकरण होने के बाद अगर कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो कोशिका में बहुगुणिता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि उसमें जो डीएनए होगा उसकी मात्रा डबल हो जाती है। तो देखते हैं अपन कि किस प्रकार डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा। डीएनए का प्रतिकृतिकरण में जो नया डीएनए बनेगा वह डीएनए अर्ध संरक्षी प्रकृति का होता है, यानी कि एक डीएनए से जब एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे तो इनमें एक डीएनए एक रज्जुक डीएनए का जो मॉडल होगा वो द्विरज्जुकी होता है और इनमें अर्ध संरक्षी प्रकृति पाई जाती है, यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान दोनों रज्जुक अलग होंगे और टेम्पलेट रज्जुक की भांति व्यवहार करेंगे और दोनों रज्जुक नया डीएनए का निर्माण करेंगे। तो इनमें जो डीएनए बनेगा तो एक रज्जुक तो पैतृक द्वारा मिला हुआ होगा, यानी पैतृक द्वारा प्रदान किया जाएगा, और जो दूसरा नया रज्जुक बनेगा वह रज्जुक माध्यम द्वारा निर्मित होता है, यानी कि इनकी प्रकृति जो होगी वह अर्ध संरक्षी प्रकृति दर्शाते हैं, यानी कि एक रज्जुक तो माध्यम द्वारा निर्मित होगा, एक रज्जुक पैतृक द्वारा निर्मित होता है। तो देखिए अपन जो डीएनए प्रतिकृतिकरण होगा तो इस डीएनए प्रतिकृतिकरण में मुख्य एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेंगे। तो बात करें अपन डीएनए पॉलीमरेज, जो इसमें काम आने वाला एंजाइम होगा वो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीन प्रकार का होगा, फर्स्ट, सेकंड
थर्ड। इसके बाद बात करें अपन हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम होगा। इसके बाद अगला एंजाइम टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। अगला एंजाइम डीएनए लाइगेज इसके बाद इसमें एसएसबी पी प्रोटीन पाई जाती हैं। तो ये सभी एंजाइम्स डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया में भाग लेंगे और आरएनए प्राइमर डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये सभी एंजाइम्स डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया में भाग लेंगे। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा, यह डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया का मुख्य एंजाइम होता है, क्योंकि इसी से नया डीएनए बनता है। तो इसमें जो हेलिकेज एंजाइम होगा, तो हेलिकेज एंजाइम, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट होते हैं इन नाइट्रोजनी सारकों के बीच में, तो इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का कार्य हेलिकेज एंजाइम करता है। टोपो आइसोमेरेज जो एटन पैदा होगी उस एटन को कम करता है। डीएनए लाइगेज, ये डीएनए के ओकाजाकी जो खंड बनेंगे, क्योंकि डीएनए का जो संश्लेषण होता है वह 5 डेज से 3 डेज होगा और ये सतत संश्लेषण होता है, यानी 3 डेज से 5 डेज रज्जु की ओर सतत संश्लेषण होगा, जबकि 5 डेज से 3 डेज रज्जु की ओर असतत संश्लेषण होता है। तो उन डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। तो ध्यान रखना, आप डीएनए खंडों को जोड़ना, डीएनए लाइगेज ये ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है। एसएसबी प्रोटीन, जो एसएसबी प्रोटीन होती है, तो ये रज्जुक जैसे ही खुलेगा तो इनके सिरों पर जुड़ जाती है, यानी कि रेप्लिकेशन पोर्क पर जुड़ जाएगी और रेप्लिकेशन पोर्क पर जुड़ने पर ये दोनों जो रज्जुक होंगे उनको वापस मिलने नहीं देती। इसके बाद जो आरएनए प्राइमर होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये स्वयं क्रियाशील नहीं होता, आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। यानी कि जो आरएनए प्राइमर होगा इसी के द्वारा, यानी कि आरएनए प्राइमर जैसे ही आकर जुड़ेगा तो ये डीएनए पॉलीमरेज फिर काम करना स्टार्ट करता है, यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया में, यानी कि डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया को स्टार्ट नहीं करता। स्टार्ट करने का जो कार्य करेगा वो आरएनए प्राइमर करता है और स्टार्ट करने के बाद फिर इसको ये डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो गति प्रदान करेगा, बहुत तीव्र गति से डीएनए प्रतिकृतिकरण करवाता है और सटीक करवाएगा, बिल्कुल बिना गलती के। अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलती से जुड़ भी जाता है तो उसको सुधार देगा, या ऐसा नहीं हो पाता तो फिर उत्परिवर्तन होने की संभावना बन जाती है। तो देखिए अपन किस प्रकार डीएनए प्रतिकृतिकरण होगा, तो डायग्राम के माध्यम से देखते हैं अपन एक बार। ये डीएनए होगा, तो इस डीएनए को जो अनबाइंडिंग होगा ये खुलेगा और इनको जो खोलने, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध होंगे, इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का कार्य हेलिकेज एंजाइम करता है और हेलिकेज एंजाइम इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ेगा तो एक वाई आकृति की संरचना बनती है। वाई आकृति की जो संरचना बनेगी, इस वाई आकृति को संरचना को अपन रेप्लिकेशन पोर्क कहते हैं। रेप्लिकेशन पोर्क बनेगा और जैसे खोलता जाएगा तो ऊपर की ओर एटन पैदा होगी, तो ऊपर की ओर उस एटन को कम करने का कार्य टोपो आइसोमेरेज करेगा। टोपो आइसोमेरेज
मिरेज एटन को कम करने का कार्य करता है, फिर वापस एटन कम करने के बाद जोड़ देगा। एप्लीकेशन पोर्क के बाद डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया स्टार्ट होगी और डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया जहां से स्टार्ट होगी उसे ओरा स्थल बोलते हैं डीएनए में। तो ओरा स्थल से डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया स्टार्ट होती है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अनेक ओरा स्थल पाए जाते हैं जहां से डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया स्टार्ट होगी। अब जो डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया स्टार्ट होगी तो यह दो रज्जुक होंगे, एक तो 3 डेज से 5 डेज और एक 5 डेज से 3 डेज, यानी कि दोनों ही रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक की भांति व्यवहार करते हैं। टेम्पलेट रज्जुक की तरह कार्य करेंगे, यानी कि दोनों ही रज्जुकों में डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया देखने को मिलेगी। जबकि अनुलेखन की जो क्रिया होती है उसमें एक ही रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक की भांति व्यवहार करेगा, दूसरा जो रज्जुक होगा वो कूटलेखन रज्जु होता है। तो देखिए अपन इसमें जो ये 5 डेज से 3 डेज होगा तो हमेशा जो बनने वाला रज्जुक होगा वो 5 डेज से 3 डेज बनेगा, यानी कि नया रज्जुक जो होगा वो हमेशा 5 डेज से 3 डेज दिशा में ही बनेगा, चाहे डीएनए से डीएनए बने यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण हो या डीएनए से आरएनए बने यानी कि अनुलेखन हो, हमेशा बनने वाला रज्जु 5 डेज से 3 डेज ही होता है। तो देखो आप ये इधर की ओर ही खुलेगा, यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण में ऊपर की ओर खुलेगा तो बनने वाला रज्जु 5 डेज से 3 डेज खुलता जाएगा और बनता जाएगा, यानी कि सतत संश्लेषण होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस संश्लेषण होगा तो इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जबकि दूसरे रज्जुक पर लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे क्योंकि असतत संश्लेषण होगा। क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया था कि बनने वाला हमेशा 5 डेज से 3 डेज ही होगा। तो यहाँ पे देखो आप 3 डेज है तो 5 डेज, यहाँ 5 डेज है तो इधर 3 डेज, तो खुल इधर रहा है बन इधर रहा है। तो आप इस देखो यहाँ पर जो डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया होगी उसको आरएनए प्राइमर स्टार्ट करेगा। तो ये क्या जुड़ा, आरएनए प्राइमर जुड़ गया। आरएनए प्राइमर ने प्रक्रिया को स्टार्ट किया। तो अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, डीएनए पॉलीमरेज ने। डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया को तेज किया तो कंटिन्यूअस बना दिया रज्जुक को। जबकि दूसरे में क्या किया इसने, जैसे प्राइमर जुड़ा तो पहले तो इतना सा बाहर खुला तो बनने वाला जो डीएनए होगा लास्ट तक बनेगा, उसके बाद फिर खुलेगा, फिर आगे प्राइमर आके जुड़ेगा, फिर बनेगा, यानी फिर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। इस प्रकार खंडों में बनता जाएगा और इन खंडों को बोलते अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी खंड। इधर खुलेगा और कंटिन्यू बनता हुआ जाएगा, इधर आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे और खंड बनते जाएंगे, फिर वापस उठ के आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार यहाँ पर जो 5 डेज से 3 डेज जो रज्जुक होगा उसमें बनने वाला रज्जुक 5 डेज से 3 डेज होगा वह कंटिन्यूअस होगा, और जो दूसरा रज्जुक होगा 3 डेज से 5 डेज तो इसमें डिसकंटिन्यूअस रज्जुक का निर्माण होगा। और दोनों ही रज्जुक जो होंगे वो टेम्पलेट रज्जुक की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये जो ओकाजाकी खंड बनेंगे, इन ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का जो कार्य करेगा वो डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा इन डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है। टोपोआइसोमरेज बताया मैंने आपको, ये जो कुंडल्स खुलते हैं तो इनमें एटम जो पैदा होगी उस एटम को कम करने का कार्य करते हैं। हेलिकेज जो एंजाइम होगा वो हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का कार्य करता है। और एसएसबी जो प्रोटीन होती हैं वो प्रोटीन जो रेप्लिकेशन पोर्क बनेगा वहां पर जाकर बाइंड हो जाएगी, जिससे दोनों रज्जुक वापस जुड़ नहीं पाते, दोनों रज्जुक
जुड़ नहीं पाते, इसलिए इसको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि दोनों रज्जुकों पर अलग अलग जाकर व्यवस्थित होती है। और जो प्राइमर होगा तो ये प्रक्रिया जैसे स्टार्ट होगी फास्ट गति से तो प्राइमर हट जाता है, और इस प्राइमर्स को हटाने का कार्य डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। और इस डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया में जो भाग लेगा वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भाग लेगा, और डीएनए पॉलीमरेज जो सेकंड एंजाइम होगा उसका प्रतिकृतिकरण की क्रिया में कोई काम नहीं होता। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो एंजाइम होगा वो डीएनए की मरम्मत या फिर डीएनए उत्परिवर्तित हो जाए तो उसकी रिपेयर करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम। तो इसी के साथ अपन ने डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया को कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद देखेंगे अपन आरएनए के टाइप्स। तो बात करें अपन आरएनए के टाइप्स की। आरएनए के जो प्रकार होंगे वो 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और डीएनए से आरएनए का जो निर्माण होगा उसे अपन अनुलेखन कहते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए को बनाने के लिए जो एंजाइम्स होता है वह डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, लेकिन डीएनए से आरएनए को बनाने के लिए जो एंजाइम भाग लेगा वो एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए मुख्य एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है, और इस क्रिया को अनुलेखन क्रिया कहते हैं। और जो आरएनए होगा ये आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, तीसरा होगा टीआरएनए। तो ये तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज होगा वो 3 प्रकार का होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इनमें से आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा आरआरएनए का निर्माण किया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा एमआरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा टीआरएनए का निर्माण किया जाता है। अगर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जुड़ेगा तो डीएनए से आरआरएनए बनेगा, अगर डीएनए से सेकंड जुड़ेगा यानी कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जुड़ेगा तो एमआरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ेगा तो टीआरएनए बनेगा। इस प्रकार डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, और ये जो निर्माण होता है ये कोशिका की आवश्यकता के अनुसार होता है। आरआरएनए जो मात्रा होगी वो सबसे ज़्यादा होगी एमआरएनए और टीआरएनए से, सबसे कम मात्रा में एमआरएनए पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में आरआरएनए होगा। इसकी जो मात्रा होती है वो 80% पाई जाती है। एमआरएनए की मात्रा 5 से 10% और टीआरएनए की मात्रा 10 से 15% होती है। आरआरएनए को अपन राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, इसका निर्माण राइबोसोम पर होता है। और ये आरआरएनए जो होगा ये प्रोटीन संश्लेषण के समय प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है। यह एमआरएनए और टीआरएनए के लिए स्थान प्रदान करवाता है, जिससे आसानी से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस एमआरएनए पर आनुवांशिक संकेत या त्रिक संकेत पाए जाते हैं।
जो प्रोटीन संश्लेषण को कूट करते हैं, इस टीआरएनए पर यह एमिनो अम्ल को जोड़कर लेकर आएगा एमआरएनए पे उपस्थित कोडॉन्स के अनुसार। तो इसमें जो आरएनए होगा, ये सभी जो आरएनए होते हैं इनका जो संश्लेषण होगा वह केंद्रक के अंदर होता है, लेकिन यह कार्य कोशिका द्रव्य में करते हैं। जब ये कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उपस्थित जो लाइसोसोम होता है वो इनको नष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि आरएनए जो होगा यह राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाता है, इसलिए इसको पहचान नहीं पाता। क्योंकि लाइसोसोम जो होगा वो कोशिकांगों को पहचानता है, या कोई भी नया पदार्थ बनेगा तो उसको वह नष्ट कर देगा। इनके अंदर यानी कि आरएनए के अंदर अनुकूलन पाए जाते हैं। आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होगा, एमआरएनए बनेगा केंद्रक के अंदर और काम कहाँ करेगा, कोशिका द्रव्य में। लेकिन जो एमआरएनए बनता है तो इस एमआरएनए की संरचना में परिवर्तन होगा। इसमें एक सिरा होगा 5 डेज, दूसरा सिरा होगा 3 डेज। तो 5 डेज सिरे पर टोपी बन जाएगी, यानी टोपी वाला सिरा कहेंगे इसको। तो इस पर जो टोपी नुमा संरचना बनेगी वह GMGPP यानी मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट पाया जाएगा, जो इसके 5 डेज सिरे को क्या कर लेगा, पैक कर लेगा। और पुच्चीय सिरे पर यानी 3 डेज सिरे पर 200 एडिनिन सारक पाए जाते हैं, जिससे वो पुच्चीय सिरे को ढक लेते हैं। इस वजह से इसकी संरचना जटिल हो जाएगी, इससे लाइसोसोम इसका कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद जो टीआरएनए होगा, टीआरएनए की संरचना जटिल होती है, और इस जटिल संरचना के कारण लाइसोसोम जो होगा वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों जो आरएनए होते हैं एक कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को संपादित करेंगे, और प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो कोशिका के रिक्वायरमेंट के अनुसार होगी, यानी कोशिका को किस प्रोटीन की आवश्यकता है। तो इसमें अपन टीआरएनए की संरचना देखें तो इसकी संरचना जटिल होती है। तो ये टीआरएनए की संरचना होगी। इस टीआरएनए की संरचना में 5 डेज और एक 3 डेज सिरा होगा, और इस 3 डेज सिरे पर ACC यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह होगा, और इसी सिरे पर एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट होगी, यानी कि एमिनो अम्ल आकर इसी साइट पर जुड़ता है। और इसकी एंटीकोडॉन साइट होती है, ये एंटीकोडॉन साइट होगी। वो एंटीकोडॉन साइट जो एमआरएनए होगा, एमआरएनए पर कोडॉन्स पाए जाएंगे, तो उन कोडॉन के अकॉर्डिंग टीआरएनए आएगा एमिनो अम्ल को लेकर। तो इस टीआरएनए में एमिनो एसिड साइट होती है, और इसी के अनुसार एंटीकोडॉन साइट होगी। और ये एंटीकोडॉन जो साइट होती हैं यह एमआरएनए पर उपस्थित जो कोडॉन्स होंगे उन कोडॉन को पढ़ने का काम करती हैं, और उन कोडॉन के अकॉर्डिंग ही एमिनो अम्ल आकर जुड़ता है। इसके अलावा इसमें टी-साइसी भुजा पाई जाती है, और ये टी-साइसी जो भुजा होगी यह राइबोसोम के उन स्थानों को पहचानती हैं जहां पर एमिनो अम्ल को छोड़ा जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो राइबोसोम पर ही संपन्न होता है। तो टी-साइसी भुजा राइबोसोम के उन स्थानों को पहचानती हैं जहां पर एमिनो एसिड को छोड़ा जाएगा, और एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपादित करते हैं, यानी कि 2 एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ेंगे, और पेप्टाइड बंध का फॉर्मेशन करते हुए ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इनमें DHU भुजा पाई जाती है। ये DHU भुजा क्या करेगी, जो एमआरएनए होगा, एमआरएनए पर उपस्थित कोडॉन्स के अनुसार एमिनो अम्ल को जोड़ने का काम करेगी। 3 डेज सिरे पर 3 डेज सिरे पर कोडॉन्स के अकॉर्डिंग ही एमिनो अम्ल आकर अटैच होगा, और इसी एमआरएनए पर इस प्रकार प्रेजेंट होगा। ये तो होगा आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ये वाला हुआ एमआरएनए, ये वाला हुआ
टीआरएनए। तो इस प्रकार ये तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। तो एमआरएनए पर कोडॉन्स होंगे और उन कोडॉन्स के अकॉर्डिंग ही कोशिका द्रव्य में जो उपस्थित होगा टीआरएनए वो एमिनो अम्ल को लेकर आएगा। और कहां पर लेकर आएगा? एमआरएनए पर, वहां पर ही आरआरएनए प्रेजेंट होता है। यानी आरआरएनए क्या है? एक प्रकार से घर हुआ, उस घर के अंदर क्या है? एमआरएनए, और उसी घर में कौन लेके आ रहा है? टीआरएनए एमिनो अम्ल को लेकर आ रहा है और उसी को वहीं छोड़कर जाता है। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पर? प्रोटीन का। तो इसके बाद अपन ने बात कर ली डीएनए से डीएनए का निर्माण, यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण। अब बात करेंगे अपन अनुलेखन की, यानी कि डीएनए से आरएनए। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे होता है? तो देखते हैं अपन अनुलेखन। अनुलेखन तो डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। और जो डीएनए से आरएनए का जो निर्माण होगा, डीएनए पर प्रेजेंट होंगे जीन, और इन जीन की इकाई होती है सिस्टोन, और उस इकाई पर ही अनुलेखन की क्रिया संपन्न होगी और आरएनए का निर्माण होता है। यानी सिस्टोन जो इकाई होती है वो अनुलेखन इकाई कहलाती है, और सिस्टोन पर ही अनुलेखन की क्रिया संपन्न होती है। तो जो अनुलेखन की क्रिया होगी वह 3 प्रकार से संपन्न होगी। यानी इसका प्रारंभन भाग होगा इस पर, दूसरा होगा इसका संरचनात्मक भाग, और तीसरा होगा इसका समापक या टर्मिटर भाग। तो देखते अपन किस प्रकार अनुलेखन की क्रिया संपन्न होती है। तो डीएनए होगा, अनुलेखन की जो क्रिया होगी हमेशा 5 डेज से 3 डेज सिरे की ओर होगी, और अनुलेखन की क्रिया टेम्पलेट रज्जुक पर ही संपन्न होगी। तो डीएनए होगा, इस डीएनए में इस पार्ट की बात करें अपन तो ये पार्ट होगा उन्नायक। इसमें 4 कारक पाए जाएंगे, 2 अल्फा, बीटा और बीटा डैश। इसके बाद अगला पार्ट होगा संरचनात्मक। इस संरचनात्मक भाग में ही आरएनए, पॉलीमरेज, एंजाइम पाया जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट होगा समापक। इसमें रो कारक पाया जाएगा, इसमें सिग्मा कारक जो स्टार्ट करेगा अनुलेखन क्रिया को। तो हमेशा जो बनने वाला रज्जुक होगा वो 5 डेज से 3 डेज दिशा में होगा। इसमें जो 3 डेज से 5 डेज जो रज्जुक होगा वो टेम्पलेट रज्जुक होगा, टेम्पलेट रज्जुक। और 5 डेज से 3 डेज दिशा में जो रज्जुक होगा उस रज्जुक को कूटलेखन रज्जुक कहेंगे, क्योंकि यह अनुलेखन की क्रिया में भाग नहीं लेता। जो रज्जुक अनुलेखन की क्रिया में भाग लेगा उसे टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं, और टेम्पलेट रज्जुक ही अनुलेखन की क्रिया को संपादित करेगा। कूटलेखन रज्जुक जो होगा ये अनुलेखन क्रिया में भाग नहीं लेगा, यह मात्र जो बनने वाला जो एमआरएनए होगा उसको कोड करता है।
इसे टाटा बॉक्स भी कहते हैं, टाटा बॉक्स, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनी सारकों का एक विशिष्ट क्रम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह क्रम TAT होगा, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में यहाँ पर नाइट्रोजनी सारकों का एक विशिष्ट क्रम होगा, तो यह क्रम पाया जाता है। तो यहाँ इसके अलावा इसमें 2 हेल्पा बीटा बीटा डेस कारक भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, अनुलेखन की क्रिया स्टार्ट होगी, और अनुलेखन की क्रिया स्टार्ट होगी, उसके बाद यह अनुलेखन की क्रिया जैसे ही संरचनात्मक भाग में पहुंचेगी तो यहाँ पर संरचनात्मक भाग में दीर्घीकरण होगा, और दीर्घीकरण होने के बाद यानी कि जब अनुलेखन की क्रिया का दीर्घीकरण होगा यानी कि आरएनए का निर्माण होना स्टार्ट होगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जुड़ेगा डीएनए से तो आरआरएनए बनेगा, अगर सेकंड जुड़ेगा तो एमआरएनए बनेगा, अगर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ेगा तो टीआरएनए बनता है। तो इस प्रकार डीएनए से, ये तो हुआ डीएनए, तो इस डीएनए से किसका निर्माण होगा? आरएनए का। और जब आरएनए बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इस आरएनए पॉलीमरेज से रो कारक बाइंड होगा, और रो कारक बाइंड होते ही जो डीएनए होगा तो इस डीएनए से जो बनने वाला आरएनए होगा वो अलग हो जाता है, और इस आरएनए को अपन अगर सेकंड जुड़ा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज तो जो बनने वाला आरएनए होगा वो एमआरएनए होगा, एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जो एमआरएनए बनेगा, इस एमआरएनए के अंदर 2 प्रकार के क्षेत्र दिखाई देंगे यानी कि हेक्सोन और इंट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। एक तो हेक्सोन पार्ट होगा और इसी के अंदर प्रेजेंट होगा इंट्रॉन। जो इंट्रॉन पार्ट होता है वो बेकार भाग है, उसका कोई यूज नहीं होता, हेक्सोन पार्ट ही काम का होता है। तो अनुलेखन की क्रिया के दौरान जो एमआरएनए बना तो उस एमआरएनए में फिर क्या होगी? स्प्लाइसिंग की क्रिया होगी, आरएनए स्प्लाइसिंग की क्रिया होती है, या आरएनए एडिटिंग होगा, जिससे क्या होगा? उस बेकार पार्ट को यानी कि एंट्रॉन पार्ट को, जैसे कि ये एमआरएनए है तो इस एमआरएनए पर इंट्रॉन भी होंगे और हेक्सोन भी होंगे, इंट्रॉन और हेक्सोन। तो इंट्रॉन पार्ट को हटा दिया जाएगा और किस पार्ट को? यानी कि हेक्सोन पार्ट को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, और वही पार्ट काम का होता है, और वही एमआरएनए आगे चलकर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को संपादित करता है। तो इसी के साथ अपन ने अनुलेखन की क्रिया को समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान अपन अनुवादकरण, स्थानांतरण या प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।